हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी 2 में क्लास 7 और क्लास 8 के लिए काल या क्रिया के रूपांतर संबंधी पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि काल किसे कहते हैं और काल में क्रिया का रूपांतरण किस रूप से होता है। आइए सबसे पहले चलते हैं काल की परिभाषा जानें। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का ज्ञान होता है, यानी काम के करने या उसके होने के समय का जब ज्ञान हो तो उसे काल कहते हैं। उदाहरण स्वरूप वह पढ़ता है। इस उदाहरण में पढ़ना शब्द जो है वह क्रिया है और पढ़ने में लगने वाला समय को काल कहते हैं। अब आइए चलते हैं काल के भेद के बारे में जानें। काल के भेद निम्नलिखित रूप से 3 भेद हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। आइए चलें अब भूतकाल की परिभाषा जानें। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं, यानी जो समय बीत गया उसमें क्रिया संपन्न हो चुकी है। आइए चलते हैं उदाहरण से समझें। सीता ने रोटी खाई, आलोक ने पढ़ा। इस दोनों उदाहरण में सीता के द्वारा रोटी खाने की क्रिया और आलोक द्वारा पढ़ने की क्रिया बीते हुए समय में पूर्ण हो गया है, इसलिए यह उदाहरण जो है भूतकाल को दर्शाता है। आइए चलते हैं भूतकाल के भेद के बारे में जानें कि अब भूतकाल के कितने भेद हैं। तो भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पहला सामान्य भूत, दूसरा आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा अपूर्ण भूत, पांचवा संदिग्ध भूत और छठा हेतु मध्य भूत। अब भूतकाल के भेदों में सबसे पहला जो भेद है सामान्य भूत की परिभाषा हम लोग जानेंगे, जिससे बीते हुए समय अथवा क्रिया का सामान्य जानकारी मिलता है, यानी बीते हुए समय में क्रिया जो है सामान्य रूप से खत्म हो चुकी है, उसे सामान्य भूत कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई निश्चित या विशेष समय नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप राम ने पढ़ा, मोहन ने खाया, मोहन ने गाया। इस दोनों उदाहरण में पढ़ने और गाने का काम सामान्य रूप से बीते समय में खत्म हो गया है। अब आइए चलते हैं आसन्न भूत की परिभाषा जाने। दूसरा नंबर, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के कुछ ही समय पहले, यानी क्रिया के जिस रूप से क्रिया के कुछ ही समय पहले, यानी पहले समाप्त होने का बोध हो, कुछ ही समय पहले, भूतकाल में कुछ ही समय पहले समाप्त होने का बोध होता है, उसे आसन्न भूत कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सूर्य अस्त हुआ है, मैंने खाना खा लिया है। दोनों उदाहरण से यह पता चलता है कि सूरज का अस्त होना और खाना खाने का काम कुछ ही समय पहले समाप्त हुआ है, इसलिए यह उदाहरण जो है आसन्न भूत का है। तथा आसन्न भूत में क्रिया के अंत में है, हैं, ही, हूं इत्यादि लगे होते हैं। इससे हमें यह पहचान कर लेना चाहिए कि यह आसन्न भूत का उदाहरण है। यह आगे चलते हैं पूर्ण भूत की परिभाषा। जिस क्रिया का बीते हुए समय में पूर्णतया समाप्त होना पाया जाए, यानी क्रिया जो है वह बीते हुए समय में पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। इसमें बीते हुए समय का पूर्ण निश्चित होता है तथा क्रिया के आगे था, थे, थी इत्यादि लगा होता है। उदाहरण स्वरूप राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, बाग में फूल खिले थे इत्यादि बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप ले सकते हैं। तो दोनों उदाहरण जो है राजा दशरथ का राजा होना और फूल का खिलना बीते समय के एक
निश्चित समय में खत्म हो गया है। इसलिए यह उदाहरण जो है पूर्ण भूत का है। अब आइए चलते हैं अपूर्ण भूत की परिभाषा जाने। जिस क्रिया का भूतकाल में आरंभ होना तो पाया जाए, यानी भूतकाल में वह क्रिया शुरू हो गई है किंतु समाप्त होने का पता न चले, यानी कब खत्म हुआ यह जानकारी नहीं मिलता है, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। तथा क्रिया के आगे जो है ता था, ती थी, रहा था, रही थी आदि शब्द लगे होते हैं। उदाहरण स्वरूप मोहन सैर करने जा रहा था, सरला पत्र लिख रही थी। दोनों उदाहरण में मोहन द्वारा सैर करने का कार्य और सरला द्वारा पत्र लिखने का कार्य आरंभ होने की जानकारी मिलता है किंतु समाप्त होने का पता नहीं चलता है, इसलिए यह उदाहरण अपूर्ण भूत का है। आइए चलते हैं अब संदिग्ध भूत में। जिस क्रिया का भूतकाल में होने का संदेह पाया जाए, यानी कि वह बीते वक्त में हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी जानकारी मिलता है, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। तथा क्रिया के आगे होगा, होगी आदि शब्द लगे होते हैं। उदाहरण स्वरूप उसने पढ़ाई किया होगा, राम ने उसे पत्र लिखा होगा। इस दोनों उदाहरण में पढ़ाई का काम और राम के द्वारा पत्र लिखा जाने का काम भूतकाल में पूर्ण होने का संदेहास्पद है, यानी संदेह है, इसलिए यह उदाहरण जो है संदिग्ध भूतकाल का है। आइए अब चलते हैं हेतु मद भूत। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का भूतकाल में होना तो संभव था, यानी बीते समय में होना संभव था किंतु किसी कारणवश नहीं हो सका। तथा क्रिया के आगे अगर ता, ते, ती आदि लगा हो तो उसे हेतु मदभूत कहते हैं। उदाहरण स्वरूप परिश्रम करते तो पास होते, तो आपने पहले ही परिभाषा में सुन लिया है कि ता, ते, ती आगे क्रिया के आगे ता, ते, ती लगा होता है, तो यहां भी है परिश्रम करते तो पास होते, यदि वर्षा होती तो अकाल नहीं होता। यह दोनों उदाहरण में जो है परिश्रम नहीं करने के कारण परीक्षा में सफलता नहीं मिली एवं वर्षा के नहीं होने के कारण अकाल होने का बोध करा रहा है, इसलिए दोनों उदाहरण जो है हेतु मदभूत का है। आइए अब चलते हैं काल के दूसरे रूप में वर्तमान काल की परिभाषा। अब वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसके पहले हम लोगों ने भूतकाल की परिभाषा, भूतकाल के भेद के बारे में जाना। अब आइए वर्तमान काल की परिभाषा जाने। जो समय अभी चल रहा है अथवा बीत रहा है, यानी वर्तमान समय, उसे ही वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण स्वरूप रेणु खाना पका रही है, राधिका नाच रही है, और इसमें क्या होता है कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगे होते हैं। इससे हमें समझना चाहिए कि यह वर्तमान काल का उदाहरण है, इसलिए यह दोनों उदाहरण में खाना पकाने का काम एवं नाचने का काम वर्तमान समय में हो रहा है, इसलिए यह उदाहरण जो है वर्तमान काल का है। आइए अब चलते हैं वर्तमान काल के भेद के बारे में जाने। वर्तमान काल के निम्नलिखित 3 भेद हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा संदिग्ध वर्तमान काल, तीसरा अपूर्ण वर्तमान काल। अब आइए हम लोग चलते हैं कि सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा जाने। जिस क्रिया के वर्तमान काल का साधारण बोध हो, यानी सामान्य रूप से ज्ञान हो कि वर्तमान काल में क्रिया चल रही है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मोहन जाता है, श्याम खाना खाता है। दिए गए उदाहरण में जाने का काम और खाना खाने का काम सामान्य रूप से वर्तमान काल में चल रहा है, इसलिए उपरोक्त उदाहरण जो है क्या है, सामान्य वर्तमान काल का है। आइए अब चलते हैं दूसरा नंबर संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में जाने। जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने में
संदेह पाया जाए, यानी वर्तमान काल में यह क्रिया हुई, होगी या नहीं होगी, हुई है या नहीं हुई है, उसे ही संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, राम खेलता होगा, सीता लिखती होगी। तो इस उदाहरण में क्रिया के आगे होगा, होगी लगा होता है, जिससे ज्ञात होता है कि वर्तमान समय में कार्य होने का संदेह है। इसलिए यह उदाहरण जो है संदिग्ध वर्तमान काल का है। आइए अब चलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा के बारे में जाने। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया का जारी रहना, यानी क्रिया चल रही है, जारी रहना पाया जाए, क्रिया तो चल रही है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, लेकिन समाप्ति नहीं हुई है। अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के आगे जो होता है पहचानने के नियम के लिए रहा है, रही है आदि लगा होता है। उदाहरण स्वरूप, जहाज उड़ रहा है, मोहन गा रहा है। इस दोनों उदाहरण में जहाज का उड़ने का और मोहन के गाने की क्रिया जो है वर्तमान में जारी है और अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए यह जो है पूर्ण वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है। आइए अब चलते हैं भविष्यत काल की परिभाषा के बारे में जाने, जिस क्रिया के द्वारा आने वाले समय का बोध हो, यानी आने वाला समय, उसे भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, कमल खिलेगा, वर्षा होगी। तो दोनों उदाहरण में जो है कमल खिलने एवं वर्षा होने का आगे आने वाले समय में बोध कराता है, इसलिए यह दोनों उदाहरण जो है किसका है, तो भविष्यत काल का है। आइए अब चलते हैं भविष्यत काल के भेद के बारे में जाने। तो भविष्यत काल के निम्नलिखित 3 भेद हैं: सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, हेतु मद भविष्यत। तो सामान्य भविष्यत की परिभाषा अब हम लोग जाने। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के आगे आने वाले समय में होने का बोध होता है, क्रिया के आगे आने वाले समय में, इसलिए उसे क्या कहते हैं, सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। तथा क्रिया के आगे क्या होता है, क्रिया के आगे लगे होते हैं उंगा, उंगी, एंगे, एंगी। इससे हमें यह समझना चाहिए कि यह जो उदाहरण है या यह वाक्य जो है समान भविष्यत का है। उदाहरण स्वरूप, मैं दूध पिलाऊंगी, तुम जाओगी, मैं खिलाऊंगी इत्यादि। इन दोनों उदाहरण से क्रिया के आगे आने वाले समय में होने का बोध करा रहा है, इसलिए यह उदाहरण जो है सामान्य भविष्यत काल का है। आइए अब चलते हैं संभाव्य भविष्यत काल की परिभाषा को जाने। जिस क्रिया के होने या करने की संभावना आने वाले समय में पाई जाए, यानी क्रिया जो है वो आने वाले समय में होने की संभावना हो, उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, संभव है कि वह आज आएगा, संभव है कि मैं दिल्ली जाऊंगा। इस दोनों उदाहरण में किसी के आने और किसी के जाने की संभावना आने वाले समय में होगा, इसलिए दोनों उदाहरण जो है समान भविष्यत काल का है। आइए अब चलते हैं हेतु मद भविष्यत काल की परिभाषा के बारे में जाने। क्रिया का वह रूप जिसके कारण, यानी क्रिया में एक कारण और दूसरा कार्य, यानी कारण से कार्य की सिद्धि होती है, यानी दोनों का भविष्य में होना पाया जाए, उसे हेतु भविष्यत काल कहते हैं। हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, शिक्षक आएंगे, यहाँ एक कारण हो रहा है कि शिक्षक आएंगे तो पाठ पढ़ाएंगे, तो यहाँ कारण हो रहा है क्या, शिक्षक के आने के कारण तभी पढ़ाई होगी। मोहन गाएगा, तो मोहन के गाने के बाद या गाने के कारण राधा नाचेगी, तो दिए गए उदाहरण में शिक्षक के आने के कारण पढ़ाई होगी और मोहन के गाने के कारण नाचने की क्रिया आने वाले समय में होगी। अतः दिए गए उदाहरण जो है हेतु मध्य भविष्यत का है। अब आप चलते हैं कि क्रिया के रूपांतरण, यानी किसी भी काल में क्रिया का रूपांतरण यानी परिवर्तन लिंग, वचन, पुरुष, काल और वाच्य के आधार पर होता है। अब आइए चलते हैं
क्रिया में लिंग के आधार पर परिवर्तन को जान लें। उदाहरण के तौर पर बालक जा रहा है, बालक जा रहा है, यह जो है एक वचन है, सॉरी, बालक जा रहा है, यह जो है पुल्लिंग शब्द है। बालक क्या है? तो पुल्लिंग शब्द है। अब उसी का रूप परिवर्तन हो रहा है, बालिका जा रही है। तो रूप परिवर्तन मीन्स पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाना। तो बालिका क्या है? स्त्रीलिंग है। अब क्या है कि क्रिया में वचन के आधार पर भी रूप में परिवर्तन होता है। तो उदाहरण स्वरूप लड़का पढ़ता है, तो इसमें लड़का शब्द जो है एक वचन में है, लेकिन इसके रूप में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो लड़के पढ़ते हैं, तो लड़का एक वचन था, अब लड़के पढ़ते हैं, तो यह बहुवचन में परिवर्तित हो गया, इसलिए यह जो है बहुवचन है। आइए अब चलते हैं, क्रिया में भी पुरुष के आधार पर परिवर्तन होता है। पुरुष मीन्स उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इस आधार पर क्रिया के रूप में परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि मैं एक वचन है, मैं खाता हूं, यह एक वचन में है उदाहरण, क्योंकि मैं शब्द एक वचन है। उसी का बहुवचन में क्या हो जाएगा? हम खाते हैं। तो दोनों क्या है उदाहरण? दोनों मैं से हम हो गया, एक वचन से बहुवचन हो गया। मैं खाता हूं और हम हो गए तो खाते हैं, तो बहुवचन में बन गया यह वाक्य। यह दोनों जो है उत्तम पुरुष का उदाहरण है। आइए अब हम चलते हैं, तू खाता है, तो तू शब्द एक वचन है और मध्यम पुरुष है, लेकिन तू का तुम हो जाता है, जो कि तुम बहुवचन है। और तू शब्द एक वचन था, तो खाता लिखा है, तुम यानी बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो खाते हो यानी बहुत सारे लोग हैं, यह बहुवचन में है। और यह दोनों उदाहरण जो है मध्यम पुरुष में है। आइए अब चलते हैं, वह खाता है। वह शब्द एक वचन है और अन्य पुरुष है, लेकिन वह का बहुवचन में वे हो जाता है और बहुवचन में वाक्य जो बनता है वे खाते हैं। तो वह खाता है से वे खाते हैं, दोनों अन्य पुरुष का है। तो बच्चों, आपको क्रिया के रूपांतर और काल समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।